नमस्कार दोस्तों। और हमारे आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम कोई बहुत बड़े आंकड़ों या ग्लोबल मुद्दों पर बात नहीं करने वाले। आज हम एक बेहद ही मार्मिक और गहरी कहानी पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है नमक का मोल। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा होता है ना, जब हमारी किसी अपने से बहस हो जाती है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे दो करीबी लोगों के बीच पनपने वाली खामोशी और वो जो अहंकार होता है, वो हमारे रिश्तों पर कितनी भारी कीमत वसूल कर सकता है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं। तो क्या होता है जब इंसान का ईगो उसके पेट की भूख से भी ज्यादा भारी हो जाए? कमाल का सवाल है ना। और यही सवाल हमारी आज की इस पूरी चर्चा की नींव है। आर्यन और उसकी माँ सुमित्रा जी की इस कहानी से हमें इसका जवाब मिलेगा। देखा जाए तो ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिससे हम में से लगभग हर कोई कभी न कभी गुजरा है। जब भूख तो जोरों की लगी होती है, लेकिन वो जो अंदर का ईगो है ना, वो सामने वाले से बात करने ही नहीं देता। अध्याय 1, खामोशी की दीवार। जरा इन बातों पर गौर कीजिए। तुम मुझे नहीं समझती और तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। ये डायलॉग कितने जाने पहचाने लगते हैं। आर्यन और सुमित्रा जी के बीच का विवाद भी बस एक बहुत ही मामूली सी बात पर शुरू हुआ था। हुआ ये कि आर्यन रात को घर थोड़ा देर से लौटा और सुमित्रा जी ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार उसे कुछ नसीहतें दे डाली। बस फिर क्या था, एक छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते ऐसे आरोपों में बदल गई जिनका कोई अंत ही नहीं था। और ठीक यहीं से दोनों के बीच बातचीत का टूटना शुरू हो गया। और फिर पूरे 3 दिनों का सन्नाटा, एकदम खामोशी। सुमित्रा जी रसोई में चुपचाप अपना काम कर रही हैं और आर्यन ने खुद को अपने लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे छुपा लिया है। घर का माहौल एकदम सर्द हो चुका है। सच तो ये है कि भूख दोनों को लग रही है, दोनों ही अंदर से बहुत परेशान हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, दोनों ही अपने अहंकार के बोझ तले मानो लकवाग्रस्त हो गए हैं। कोई भी पहले झुकने को या बात शुरू करने को तैयार ही नहीं है। अध्याय 2, तीसरा दिन, यानी द ब्रेकिंग पॉइंट। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक टाइमलाइन की तरह देखें तो पहले दिन होती है तीखी बहस। दूसरे दिन खामोशी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम आजकल साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। और फिर आता है तीसरा दिन। अब ये दिन इसलिए बहुत खास है क्योंकि सुमित्रा जी इतनी भारी खामोशी के बावजूद आर्यन का सबसे पसंदीदा खाना बनाती हैं, भिंडी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे। ये छोटा सा कदम दिखाता है कि एक माँ के दिल में गुस्सा चाहे कितना भी क्यों ना हो, उसका प्यार हमेशा उस पर हावी रहता है। लेकिन उस रात डाइनिंग टेबल का नज़ारा कुछ और ही था। व्यवहार एकदम ठंडा, जैसे कोई मशीन काम कर रही हो। पहले माँ चुपचाप डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हैं, फिर आर्यन आता है और बिना कुछ कहे अपनी थाली उठा लेता है और आखिरकार बिना अपनी माँ से एक बार भी आंख मिलाए वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। शारीरिक रूप से तो दोनों एक ही घर में थे, लेकिन उनके बीच की भावनात्मक दूरी मीलों लंबी हो चुकी थी। अध्याय 3, एक कड़वा एहसास। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जैसे ही आर्यन अपने कमरे में जाकर अपनी उस फेवरेट भिंडी की सब्जी का पहला निवाला मुंह में लेता है, उसका चेहरा एकदम उतर जाता है। सब्जी में नमक ही नहीं था। जी हाँ, खाना पूरी तरह से फीका था। आर्यन के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। और जैसा कि होता है, उसका पहला विचार गुस्से का ही था। उसे लगा, क्या माँ जानबूझकर मुझसे बदला ले रही हैं? क्या अपना गुस्सा निकालने का ये उनका कोई नया तरीका है? बस गुस्से से आग बबूला होकर आर्यन सीधा रसोई की तरफ भागता है। वो बस अपनी भड़ास निकालने ही वाला था कि अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। उसने जो देखा वो हैरान करने वाला था। उसकी माँ चूल्हे के पास अकेली बैठी थी और वो भी बिल्कुल वही बिना नमक वाला एकदम फीका खाना खा रही थी। और सबसे दुखद बात, वो बिना कोई शिकायत किए बस चुपचाप आंसू बहा रही थी। ये देखकर आर्यन का सारा गुस्सा एक ही पल में हवा हो गया। उस पल आर्यन को जो समझ आया वो गुस्से से कहीं ऊपर की चीज थी। वो था अत्यधिक दुख। आर्यन समझ गया कि उसकी माँ ने कोई बदले की भावना से सब्जी में नमक डालना नहीं छोड़ा था, बल्कि सच तो ये था कि वो अंदर से इतनी उदास थीं, दुख और पुरानी यादों के बोझ तले इतनी दबी हुई थीं कि उनका इस बात पर ध्यान ही नहीं गया। उनका दर्द उनके उस छोटे से गुस्से से कहीं ज्यादा बड़ा था। तभी आर्यन को अचानक अपने बचपन की एक बात याद आती है। जब वो बचपन में बीमार पड़ता था ना, तो उसे बिना नमक का दलिया खाना पड़ता था। और तब उसकी माँ क्या करती थी?
वो भी उसके साथ वही बिना नमक का फीका दलिया खाती थी, ताकि आर्यन को कभी अकेलापन महसूस ना हो। और आज देखिए, आज वही माँ बिल्कुल अकेले बैठकर अपने बेटे से दूर दुख में वही फीका खाना खा रही हैं। ये याद इस बात का एहसास कराती है कि आर्यन का अपना ईगो उसे अपनी माँ के इस दर्द को देखने से कैसे रोक रहा था। अध्याय 4 सुलह का स्वाद। अब आर्यन बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई में जाता है, नमक की डिब्बी उठाता है और अपनी माँ की थाली में थोड़ा सा नमक छिड़कता है। और फिर वो बहुत ही प्यार से कहता है, नमक कम है माँ, हमारी बातों में भी और खाने में भी। यकीन मानिए, ये इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पल है। आर्यन ने यहाँ नमक का इस्तेमाल सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं किया, बल्कि उनके बीच जो संवाद खो गया था, जो दूरी आ गई थी, उसे वापस भरने के लिए एक प्रतीक के रूप में किया। और जैसे ही आर्यन ने ये कहा, सारी बर्फ पल भर में पिघल गई। सुमित्रा जी की सारी नाराजगी तुरंत न जाने कहाँ गायब हो गई। उन्होंने बहुत ही भारी आवाज में आर्यन का हाथ पकड़ लिया, और तब जाकर उनका वो असली डर बाहर आया जो इस खामोशी की वजह था। उन्होंने आर्यन से कहा कि उन्हें लगने लगा था कि आर्यन को अब उनकी कोई जरूरत ही नहीं रही। समझ रहे हैं? वो गुस्सा नहीं था, वो एक असुरक्षा की भावना थी जो इस खामोशी के पीछे छिपी हुई थी। इस पर आर्यन अपनी माँ के कंधे पर सिर रखता है और कहता है, बाहर की दुनिया में नमक बहुत है माँ, पर असली स्वाद तो आपके इसी डांट फटकार वाले प्यार में है। कितनी गहरी बात है ये। एक माँ का प्यार, चाहे उसमें कितनी भी डांट फटकार क्यों न हो, वो एकदम असली होता है, प्रामाणिक होता है। बाहर की दुनिया की वो जो बनावटी चमक दमक है ना, वो उस प्यार की जगह कभी नहीं ले सकती। अध्याय 5 संवाद का गायब नमक। तो यहाँ नमक असल में क्या है? नमक यहाँ संवाद यानी कम्युनिकेशन का पर्याय बन गया है। सोचिए, जिस तरह नमक के बिना कोई भी फेवरेट डिश अपना स्वाद खो देती है और एकदम फीकी लगने लगती है, ठीक उसी तरह आपसी बातचीत के बिना किसी भी रिश्ते की मिठास और गर्माहट खत्म हो जाती है। जब हम बात करना बंद कर देते हैं, तो हम अनजाने में अपने रिश्ते से वो नमक निकाल रहे होते हैं जो उसे जिंदा और मजबूत बनाए रखता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो सीख है सुलह। अक्सर ऐसा लगता है कि झगड़े के बाद अगर हमने पहले बात की तो ये हमारी हार होगी। ये ईगो ही है जो इंसान को झुकने नहीं देता। लेकिन सच तो ये है कि कभी-कभी झुक जाना कोई हार नहीं होती, बल्कि वो उस रिश्ते की जीत होती है। आर्यन का अपनी माँ के पास जाना और वो नमक छिड़कना कोई हार नहीं थी, वो उस खामोशी की दीवार को तोड़ने की एक बहुत ही खूबसूरत और सफल कोशिश थी। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण का समापन एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ करते हैं। जब रिश्ते कड़वे हो जाएं, तो सबसे पहले नमक कौन बढ़ाएगा? जीवन में जब भी ईगो और खामोशी के कारण हमारे रिश्तों का स्वाद फीका पड़ने लगे, तो ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या बस इंतजार करते रहना सही है, या फिर आगे बढ़कर संवाद का नमक अपनी ओर से पेश करना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज हमारे साथ इस कहानी को इतनी गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक नए विषय के साथ।